अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये हमारे पास वीडियो लेक्चर नंबर C1 है, जिसका क्या मतलब ये लेक्चर नंबर 6 है। और आज के लेक्चर का टाइटल है डैम्ड ऑसिलेशंस के आपके पास डैम ऑसिलेशंस कौन कौन सी होती हैं। तो डैम ऑसिलेशंस के लिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हम ना जो भी हमने ऑसिलेशन समझी हैं तो हमने कहाँ से समझी हैं। हमने सिंपल पेंडुलम से समझी हैं। तो सिंपल पेंडुलम वाली जो ऑसिलेशंस हैं वो क्या हैं, वो तकरीबन क्या होती हैं, ज़रा इजी होती हैं समझने से। बाकी सारी ऑसिलेशन भी वैसे ही होती हैं। अच्छा, अगर हम देखते हैं सिंपल ये सिंपल पेंडुलम है हमारे पास, और अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर हमने क्या किया, फ्रिक्शन को नन किया हुआ, मतलब फ्रिक्शन ज़ीरो है। फ्रिक्शन ज़ीरो का मतलब है कि अभी हम जो पढ़ रहे हैं ये आइडियल केस है। मतलब आइडियल केस के अंदर फ्रिक्शन क्या होती है, ज़ीरो होती है। फ्रिक्शन का मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ या ऐसी फोर्स नहीं है जो इस पेंडुलम की मोशन को क्या करेगी, स्टॉप करेगी या रेजिस्ट करेगी या करने की कोशिश करेगी। तो अगर हम इसको देखें, अगर हम इसको यहाँ पे छोड़ते हैं तो ये इसका क्या होता है, एम्पलीट्यूड सेट हो जाता है और यहाँ पे स्टार्ट ऑसिलेशन स्टार्ट करना शुरू कर देता है। आप इसे जितनी देर तक मतलब मर्जी देख सकते हैं, इसकी ऑसिलेशंस ऐसे ही रहेंगे। मतलब टाइम के साथ साथ ऑसिलेशंस आपके पास एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कम नहीं होगा। इसका क्या मतलब है, आइडियल केस के अंदर हमारे पास क्या होता है, फ्रिक्शन ज़ीरो होती है। फ्रिक्शन जब ज़ीरो होती है तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन डिक्रीज़ नहीं करता टाइम के साथ, वो सेम ही आ रहा है। जब भी हम देखें ये दो पॉइंट्स हमें नज़र आ रहे हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन आपकी स्ट्रिंग हमेशा यहीं से वापस आ रही है और यहीं से शुरू हो रही है। इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास आइडियल केस है, जो कि रियलिटी में पॉसिबल नहीं है आइडियल केस, उसमें क्या होता है, फ्रिक्शन आपके पास क्या होती है, ज़ीरो होती है। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये आइडियल केस हमारे पास, इसमें देखें ज़रा, अगर ये हमने क्या किया, डिफरेंट टाइम के ऊपर हमने वेव फॉर्म इसकी बना लिया है। वेव फॉर्म के लिए वेव फॉर्म भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वेव फॉर्म कैसे बनती हैं। वेव फॉर्म के लिए हम इसमें जाते हैं, देखिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास पहली वेव फॉर्म है, अब दूसरी वेव फॉर्म भी ऐसी आएगी क्योंकि हमारे पास एम्पलीट्यूड सेम है। तो हमने क्या किया, तीन डिफरेंट टाइम के ऊपर वेव फॉर्म यहाँ पे बना लिए। ये तीन डिफरेंट वेव फॉर्म हमारे पास यहाँ पे बनी हुई हैं। तो तीनों को हमने अगर एक लाइन के अलोंग देखें तो तीनों में देखें आपके पास एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या कर रहा है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन आपके पास सेम है, इसका मतलब डिक्रीज़ नहीं कर रहा। तो क्या समझ आ गई, अगर हमारे पास नो रेजिस्टिव फोर्स होगी। रेजिस्टिव फोर्सेस कौन सी होती हैं, ऐसी फोर्सेस जो क्या करती हैं, किसी बॉडी की मोशन को रेजिस्ट करती हैं, मतलब रोकती हैं, मतलब अपोज करती हैं। तो इसके अंदर या तो फ्रिक्शन आएगी या तो एयर रेजिस्टेंस आएगी। ठीक है, तो अगर हम अभी आइडियल केस पढ़ रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, यहाँ कोई भी फ्रिक्शन या कोई भी एयर रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आप इस वाइब्रेशन, इस पेंडुलम की वाइब्रेशन जब तक मर्जी देखते रहें, 5 दिन 6 दिन जब तक मर्जी देखते रहें, ये आपकी ऐसे ही वाइब्रेट करता रहेगा जब तक आप इसे रोकेंगे नहीं। तो क्या बात समझ आ गई कि आपके पास अगर आइडियल केस है तो डैम आपकी जो मोशन है वो वैसी ही रहेगी, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन टाइम के साथ साथ डिक्रीज़ नहीं करेगा। इसका मतलब जो आपका पेंडुलम है, या मतलब जो वाइब्रेटिंग बॉडी है, वाइब्रेट करेगी फॉर इन्फिनिट टाइम। इनडेफिनेटली का मतलब क्या होता है, फॉर इन्फिनिट टाइम मतलब हमेशा के लिए वाइब्रेट करता रहेगा आपका ये आइडियल केस के अंदर। अच्छा, दूसरे केस में अगर बात करते हैं, दूसरे केस के अंदर ना हमारे पास चलें यही पेंडुलम है, लेकिन इस केस में यहाँ से हम फ्रिक्शन को ऑन कर देते हैं। तो फ्रिक्शन को हम यहाँ पे मैक्सिमम कर देते हैं। तो अब देखें टाइम के साथ साथ क्या होगा, या पहले हम इसे ना फ्रिक्शन हाफ के साथ देख लेते हैं। फ्रिक्शन हाफ के साथ आप इसे छोड़ते हैं, ये देखें ये हमने एम्पलीट्यूड सेट कर दिया, लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे फ्रिक्शन है तो ये टाइम एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड टाइम के साथ साथ डिक्रीज़ करेगा। आप देख सकते पहले आपके पास यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन अभी ये स्ट्रिंग इससे पीछे जा रहा है। इसका क्या मतलब है, एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड टाइम के साथ साथ कम हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि बाकी सारी सेटिंग्स तो सेम है, हमने बस यहाँ से फ्रिक्शन की वैल्यू को थोड़ी सी इंक्रीज़ की है। तो क्या करेगी, फ्रिक्शन टाइम के साथ साथ इस पेंडुलम की मैकेनिकल एनर्जी को लॉस कर दी जाएगी। मैकेनिकल एनर्जी लॉस होगी तो टाइम के साथ साथ एम्पलीट्यूड भी कम होता जाएगा, और एक ऐसा टाइम आएगा कि आपके पास एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। एम्पलीट्यूड बिल्कुल ज़ीरो होने का मतलब है आपकी वाइब्रेशन स्टॉप हो गई है। तो इसमें आपको साफ साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रही है, आपके पास एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड कम हो रहा है। अगर आपकी पेंडुलम की एम्पलीट्यूड ऑफ टाइम पीरियड टाइम के साथ साथ कम होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन टाइम के साथ साथ कम होता है, इसका मतलब वहाँ पे क्या हो रही है, डैम्पिंग हो रही है। और इस तरह की ओसिलेशन या वाइब्रेशंस को हम कहते हैं डैम्ड ओसिलेशंस। तो अगर हम ना नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो ये हमारे पास पहला आइडियल केस है, दूसरा है डैम्पिंग, मतलब रियलिटी प्रैक्टिकल केस जो सा है इसका वो देखें। अब हमने यहाँ पे क्या किया है,
यहाँ पे हमने डिफरेंट वेव फॉर्म यहाँ पे बना लिए। पहले आपके पास ये देखें, इसके अंदर एम्पलीट्यूड ज़्यादा था, फिर हमने कुछ देर के बाद देखा कि एम्पलीट्यूड फिर कम हो गया और कम हो गया और सबसे कम हो गया। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड टाइम के साथ साथ कम कर रहा है। तो डैम्पिंग का मतलब होता है, डैम्पिंग का मतलब होता है डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड, कि एम्पलीट्यूड के बीच में क्या आ रही है, डिक्रीमेंट, मतलब कमी आ रही है। तो अगर हम इसको ऐसे देखें तो ये किसकी वजह से हुआ है, ये किसी ना किसी रेजिस्टिव फोर्स की वजह से हुआ है, मतलब एयर और फ्रिक्शन की वजह से हुआ है, एयर फ्रिक्शन की वजह से, या एयर रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट में अगर हम खाली इसी डायग्राम को लेके चलें और इसको थोड़ा हॉरिजॉन्टल कर दें खाली, और ये हॉरिजॉन्टल में हम टाइम बना दें और ऊपर की डिस्प्लेसमेंट बनाए, तो साफ साफ नज़र आ रहा है टाइम के साथ साथ एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, क्या हो रहा है, टाइम के साथ साथ डिक्रीज़ कर रहा है। तो इस बात के समझ आ गई, एम्पलीट्यूड क्या करता है, डिक्रीज़ करता है विद टाइम ड्यू टू एनर्जी लॉस बाय द फ्रिक्शन। क्योंकि एनर्जी लॉस क्या हो रही है, एनर्जी लॉस हो रही है हमारे पास फ्रिक्शन की वजह से। आपने हमेशा याद रखना है, अगर कहीं पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी है, और कहीं पे एम्पलीट्यूड कम है तो वहाँ पे कम एनर्जी है। तो क्या बात समझ आई, अगर ये टाइम के साथ साथ एम्पलीट्यूड कम हो रहा है तो इसका मतलब एनर्जी भी कम हो रही है। तो एनर्जी कहाँ जा रही है, एनर्जी लॉस हो रही है, किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। हमारे पास वाइब्रेशंस के अंदर कौन कौन सी एनर्जीज आती हैं वाइब्रेशंस के अंदर, या तो हमने काइनेटिक एनर्जी की बात की थी जो कि मीन पर मैक्सिमम होती है, और पोटेंशियल की बात की थी जो एक्सट्रीम पर मैक्सिमम होती है। तो इन दोनों को मिला के हमारे पास एक ही एनर्जी बनती है जिसको हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। इसका मतलब आपकी वाइब्रेटिंग बॉडी की जो मैकेनिकल एनर्जी है वो लॉस हो जाती है बाय फ्रिक्शन एंड रेजिस्टेंस। फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस के लिए दूसरा वर्ड जो बुक में यूज़ किया गया वो क्या है, ये रेजिस्टिव फोर्सेज हैं, ये भी याद रखना है। अच्छा, खाली अगर हम इसी डायग्राम की बात करें, ये डायग्राम नेक्स्ट में हमने दोबारा बनाई हुई है। तो ये डायग्राम कुछ बुक में इस तरह से बनी हुई है, ये जो पिंक कलर की शो हो रही है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट में क्या आता है, आपके एम्पलीट्यूड में डिक्रीज़ आती है। और ये जो डॉटेड लाइन से हमारे पास बना हुआ है, ये हमारे पास टाइम इन वाला ऑफ डैम्पिंग कहते हैं, कि टाइम के साथ साथ डैम्पिंग कैसे हो रही है। तो ये डायग्राम हम बनाएंगे पेपर के अंदर। अब नेक्स्ट देखते हैं कि डैम ऑसिलेशंस का हमारे पास, इसको ना आप पहले रीड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं बुक में कहाँ पे है। तो बुक में ये हमारे पास यहाँ पे आ जाता है पेज नंबर 7 के ऊपर। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। अब डेफिनेशन में हमने क्या कहा था, डेफिनेशन आपने एज इट इज़ करनी है। द ऑसिलेशन ऑफ अ सिस्टम, आपकी किसी सिस्टम की ऐसी वाइब्रेशन या ऑसिलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्सेज, जब उसमें क्या होगी, कोई ना कोई रेजिस्टिव फोर्स होगी, मतलब फ्रिक्शन होगी या रेजिस्टेंस होगी या कोई और आपकी रेजिस्टिव फोर्स होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, डैम ऑसिलेशंस कहेंगे। जब जाहिर सी बात है, जब क्या होगा, आपकी रेजिस्टिव फोर्स होगी तो टाइम के साथ साथ एम्पलीट्यूड डिक्रीज करेगा, और आपके पास जो ऑसिलेशंस होगी उसे हम कहेंगे डैम्ड ऑसिलेशंस। अब डैम ऑसिलेशंस के बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन अगर हम लिखेंगे तो सबसे पहले ये इसमें लॉन्ग क्वेश्चन इसका आता था पेपर में, शॉर्ट भी आता होता है, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन आ जाएगी, उसके बाद आप एग्जाम्पल में लिख दें। तो इसकी एग्जाम्पल्स किसकी है, कि शॉक ऑब्जर्वर इसकी एग्जाम्पल है इन ऑटोमोबाइल्स, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहले इसमें आगे देखिए एक्सप्लेनेशन के अंदर क्या लिखते हैं। एक्सप्लेनेशन के अंदर आप लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन के अंदर हमने जो यहाँ पे बताया है, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था आइडियल केस। द वाइब्रेट आइडियल केस ये है, द वाइब्रेटिंग मोशन ऑफ आइडियल सिस्टम इन द एब्सेंट ऑफ एनी फ्रिक्शन एंड रेजिस्टेंस। इसका मतलब जो आइडियल केस होता है उसके अंदर कोई भी फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस क्या होती है, एब्सेंट होती है, एब्सेंस हो मतलब नहीं होती। क्या रहती है, वाइब्रेशन कंटिन्यू रहती है इंडेफिनेटली, मतलब इन्फिनिट टाइम के लिए होती रहेगी। एंड द डायरेक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स, और ये हमने पढ़ा था कि ऑसिलेशंस रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से होती हैं, ये पिछली बात है। तो यहाँ बस ये याद रखते हैं, आइडियल केस के अंदर कोई भी हमारे पास फ्रिक्शन नहीं होती, मतलब कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं होती, और आपकी जो बॉडी है इन्फिनिट टाइम के लिए वाइब्रेट करती रहती है। आगे प्रैक्टिकल केस क्या डिंग देंगे, और यहाँ पे क्या आता है प्रैक्टिकली, इन ऑल द सिस्टम द फोर्स ऑफ वाइब्रेशन, फोर्स ऑफ जो फ्रिक्शन होती है वो क्या करती है, रिटार्ड का मतलब स्टॉप करना या अपोज करना या रेजिस्ट करना, रेजिस्ट करती है मोशन को। तो अगर कोई फोर्स मोशन को रेजिस्ट करेगी तो आपकी जो बॉडी है वो इन्फिनिट टाइम के लिए, मतलब सारे हमेशा के लिए मूव नहीं कर सकता। सो द सिस्टम डू नॉट ऑसिलेट इंडेफिनेटली, मतलब आपके इन्फिनिट टाइम के लिए कोई भी आपका सिस्टम मूव नहीं करेगा। एक्चुअल में होता है कि फ्रिक्शन क्या करती है, रिड्यूस करती है मैकेनिकल एनर्जी। मतलब फ्रिक्शन क्या करती है, आपकी ऑसिलेटिंग बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी डिक्रीज कर देती है जैसे टाइम पास होता है। एंड द मोशन इज कॉल्ड डैम, और मोशन को हम कहते हैं डैम, मतलब डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड आएगा तो उसे हम डैम्प्ड कहेंगे। दिस डैम्पिंग रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन एज शोन इन फिगर। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि टाइम के साथ साथ एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन डिक्रीज कर रहा है, और साथ में हम ये फिगर भी बनाएंगे इसके लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है, प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ डैम ऑसिलेशंस।
या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डैम ऑसिलेशन, ये लेता शॉर्ट में भी आता है और लॉन्ग में तो हमने लिखना ही लिखना है हेडिंग बनाकर। तो क्या आ जाएगा, शॉक ऑब्जर्वर क्या होता है, अब शॉक ऑब्जर्वर देख लेते हैं जल्दी से। अच्छा, लिखा गया हुआ शॉक ऑब्जर्वर इन ऑटोमोबाइल इज वन ऑफ द प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ डैम ऑसिलेशंस। अब ये देखते हैं शॉक ऑब्जर्वर होते क्या हैं। तो शॉक ऑब्जर्वर आपके पास ये कंपोनेंट्स होते हैं जो येलो कलर में यहाँ शो हो रहे हैं। ये आपने देखे होंगे कि ये क्या होते हैं, ये गाड़ियों वगैरह में या ऑटोमोबाइल्स में लगे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बाइक है तो बाइक में यहाँ पे लगा होता है, इस तरह का स्प्रिंग देखा होगा। और अगर गाड़ियाँ हैं तो गाड़ियों के पीछे टायर के नीचे लगी होती हैं इस तरह से। तो ये दोनों हमारे पास क्या हैं, ये शॉक ऑब्जर्वर हैं। शॉक का मतलब क्या होता है, अगर एकदम आपकी बॉडी के अंदर वाइब्रेशंस आते हैं तो उसे हम शॉक कहते हैं। और ऑब्जर्वर का मतलब है कि आपकी ऐसा सिस्टम या ऐसा आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है या कोई डिवाइस हम कह सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपका ये जो एकदम से शॉक आया है, मतलब एकदम से वाइब्रेशन आई है, उसको वो ऑब्जर्व कर लेगा, तो उसे हम कहते हैं शॉक ऑब्जर्वर कहते हैं। अच्छा, इसमें याद कर रखना है शॉक ऑब्जर्वर में यहाँ पे ना इसकी थोड़ी डिटेल डायग्राम है, लेकिन हमने बस ये बुक वाली डायग्राम याद रखनी है, लेकिन डिटेल डायग्राम में विजुलाइजेशन ज़्यादा है। तो शॉक ऑब्जर्वर में पहली बात जो अपने याद रखनी है कि इसके पास एक अपर पार्ट होगा, एक लोअर पार्ट होगा। इसका जो अपर पार्ट होगा वो गाड़ी की फ्रेम के साथ, मतलब बॉडी के साथ अटैच हो, किसी भी पार्ट के साथ अटैच हो जाएगा। जैसे लास्ट में शो हो रहा है कि यहाँ पे ये तकरीबन सीट के नीचे अटैच होता है, मतलब गाड़ी बाइक के अंदर, और इसके अंदर इसी तरह ये जो गाड़ी के अंदर होता है ये भी फ्रेम के साथ, मतलब बॉडी के गाड़ी के किसी पार्ट के साथ अटैच होगा। तो लोअर पार्ट जो सा होता है वो एक्सल के साथ अटैच होता है। एक्सल का मतलब यहाँ पे देख सकते हैं गाड़ी वाले के अंदर या बाइक वाले के अंदर आपकी व्हील के अंदर, व्हील का क्या होता है, व्हील का कोई ना कोई आपका एक्सल रोटेशन होता है, उसे हम एक्सल कहते हैं। तो ये नीचे वाला पार्ट एक्सल के साथ अटैच होता है। और इसी तरह यहाँ पे भी ये दो बातें याद रखनी है, अपर पार्ट फ्रेम के साथ या बॉडी के साथ, और लोअर पार्ट एक्सल के साथ होता है। अच्छा, इसमें हम देखें ना, इसमें अब ये इंटरनेट से जो डायग्राम ली गई है इसमें काफ़ी ज़्यादा क्या है, इसमें काफ़ी ज़्यादा हमारे पास डिटेल्स लिखी है, लेकिन हमने बस ये बुक वाली याद करनी है। तो इसमें क्या है, हमारे पास यहाँ पे स्प्रिंग शो नहीं हुआ, यहाँ पे एक स्प्रिंग होता है और स्प्रिंग के अंदर वाली चीज़ें देखिए। यहाँ पे क्या, ये आपको रोड नज़र आ रही है जिसके साथ क्या लगा हुआ है, एक छोटा सा सिलेंडर लगा हुआ है। छोटा सा सिलेंडर कौन सा है, ये वाला छोटा सा सिलेंडर है। तो ये छोटा सिलेंडर है हमारे पास, इस सिलेंडर को हम कहते हैं पिस्टन, और इसके साथ जो रोड लगा हुआ है इसे हम कहते हैं पिस्टन रोड। ये ज़रा याद रखना है। जब भी आपके पास क्या होता है, जब आपकी बाइक या जो ऑटोमोबाइल है किसी भी इरेगुलर सरफेस या बम के ऊपर से पास करेगी रोड के ऊपर, तो क्या होगा, ये आपके स्प्रिंग को कंप्रेस कर देगा, मतलब शॉक ऑब्जर्वर को कंप्रेस कर देगा। और ये जो ये आपके पास जो पिस्टन है ये इस तरह से अप एंड डाउन क्या करने लग पड़ेगा, ऑसिलेशन स्टार्ट कर देगा। अगर हम देखें पिस्टन के इर्द गिर्द हमारे पास एक लुब्रिकेंट हो जिसे हमने ऑयल कहा हुआ है, यहाँ पे एक ऑयल होता है। अच्छा देखिए, हुआ क्या है कि जैसे ही आपका किसी इरेगुलर सरफेस के ऊपर पास करेगा, ये जो यहाँ पे पिस्टन शो हो रहा है, पिस्टन का वर्ड याद रखना है। ये जो पिस्टन यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, शो हो रहा है, ये क्या करेगा, ये अप एंड डाउन मोशन स्टार्ट कर देगा, मतलब वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। तो फॉर एग्जाम्पल ये पिस्टन है, तो पिस्टन जैसे ही हमारे पास ये किसी इरेगुलर सरफेस के ऊपर पास करे, पिस्टन अप एंड डाउन मूव करने लग पड़ेगा। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक लिक्विड है जिससे हमने ऑयल का है, तो लिक्विड की वजह से क्या होगा, ये इसकी लिक्विड इसकी मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा, मतलब डैम करेगा। और पिस्टन की सारी एनर्जी किसके अंदर स्टोर हो जाएगी, इन द हीट एनर्जी ऑफ द ऑयल के अंदर क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। इस तरह यहाँ पे देख लेते हैं, ये पिस्टन फॉर एग्जाम्पल ये शो हो रहा है। जैसे ही आपकी क्या होगी, वाइब्रेशन स्टार्ट होगी, मतलब हिट करेगी किसी इरेगुलर स्पीड ब्रेकर के साथ क्या करेगी, हिट करेगी, तो पिस्टन क्या करेगा, वाइब्रेट करना इस तरह से स्टार्ट हो जाएगा। और इसकी वाइब्रेशन को हमने क्या करना, स्टॉप करना, ऑब्जर्व करना है। तो उसको उसके लिए हमने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, ऑयल लगाया हुआ है। ऑयल से क्या होगा, ऑयल इसकी क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेगा अपने अंदर एज अ हीट एनर्जी, और बाद में वो हीट एनर्जी एयर में क्या हो जाएगा, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ हीट जो हमने पढ़ा था, अगर सारी की सारी हीट एनर्जी ऑयल के अंदर जाती है तो ऑयल का टेम्परेचर हाई हो जाएगा और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर क्या होगा, वो लेस होगा। तो आपके पास सारा का सारा जो हीट एनर्जी है ऑयल की, वो कहाँ चल जाएगी, इन्वायरमेंट में चल जाएगी। इस तरह से हमने क्या किया है, इस तरह हमने ये जो हमारे पास स्पीड ब्रेकर की वजह से एकदम से इसके अंदर क्या आई थी, वाइब्रेशंस आई थी, उसको हमने क्या कर दिया है, स्टॉप कर दिया। तो यहाँ से जो बातें याद रखनी है वो क्या है, शॉक ऑब्जर्वर के एक तो पहली बात ये है कि शॉक ऑब्जर्वर होता क्या है, इसके अंदर एक पिस्टन होता है
और इसके साथ हमने यहाँ पे एक ऑयल यूज़ किया होता है जिसका हमने लिक्विड भी कह सकते हैं, ऑयल भी कह सकते हैं। और अगली बात क्या है हमारे पास, अगली बात यह है कि इसका अपर पार्ट गाड़ी की फ्रेम के साथ अटैच होता है और लोअर पार्ट एक्सल के साथ अटैच होता है। और जो आखिरी बात याद रखनी वो ये है, जो शॉक ऑब्जर्वर क्या करता है, वो डैम करता है ऑसिलेशंस वाइब, मतलब जो आपके पास स्पीड ब्रेकर की वजह से ऑसिलेशंस आई हैं, शॉक ऑब्जर्वर उसको डैम करता है, मतलब उसका एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड क्या कर देता है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन डिक्रीज़ करता है। और होता क्या है, ज़ाहिर सी बात है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन अगर डिक्रीज़ हुआ है इसमें तो एनर्जी डिक्रीज़ हुई है, तो ये सारी की सारी एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, एंड कन्वर्ट देयर एनर्जी इनटू हीट एनर्जी ऑफ द ऑयल। ये हीट एनर्जी ऑफ द ऑयल याद रखना, ये एमसीक्यूज़ में आता होता है। अच्छा, नेक्स्ट ये रीड कर लेते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। अ शॉक ऑब्जर्वर कंसिस्ट ऑफ अ पिस्टन मूविंग थ्रू अ लिक्विड सच एज ऑयल एंड शोन इन फिगर। ये फिगर भी आपने साथ बनानी है। अपर पार्ट ऑफ द शॉक ऑब्जर्वर इज firmly अटैच टू द बॉडी ऑफ द कार, बॉडी के साथ अटैच होता है। लोअर पार्ट यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन डायग्राम में लिखा हुआ है। इन द कार मूव ओवर बम्प ऑन रोड, जब भी आपके पास रोड के ऊपर कोई आपका इरेगुलर सर्विस स्पीड ब्रेकर आता है तो क्या होता है, द कार में वाइब्रेट वोलेंटली। इसका मतलब जो गाड़ी होती है वो फोर्सफुली क्या करती है, वाइब्रेट करती है। शॉक ऑब्जर्वर क्या करता है, इन वाइब्रेशन को डैम कर देता है, क्योंकि अगर डैम नहीं करेगा तो क्या होगा, गाड़ी को नुकसान होगा। एंड कन्वर्ट देयर एनर्जी इनटू हीट एनर्जी ऑफ द ऑयल। तो ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने हेडिंग्स के बारे में देखना है तो हेडिंग में क्या आ देगा, इसकी हेडिंग तो सिंपल है, इसकी हेडिंग में क्या आएगा आपके पास, ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन के बाद आप देंगे यहाँ पे एग्जांपल, एग्जांपल में लिखने शॉक ऑब्जर्वर्स की एग्जांपल है, फिर आप लिखेंगे हेडिंग एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन के बाद आप इसके अंदर एक सब हेडिंग लिखेंगे जिसके अंदर आप बताएंगे कि आइडियल केस कौन सा है, और आइडियल केस की वो जो 1.5 लाइन पीछे हमने पढ़ी है, 2.5 लाइन, वो लिखने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे कि प्रैक्टिकल केस या रियलिटी के अंदर कैसे होता है। और उसके बाद आप ये सारी एक्सप्लेनेशन लिख के साथ डायग्राम बनाएंगे 10.4 फिगर। और उसके बाद आप लास्ट में लिखेंगे कि हमारे पास प्रैक्टिकल एप्लीकेशन या प्रैक्टिकल यूज़, ये एग्जांपल लिख सकते हैं जो मर्ज़ी, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है डैम ऑसिलेशन की, तो उसके अंदर शो को ज़बर उसकी डायग्राम बताएंगे। तो इस तरह ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, और ये जो आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि शॉक ऑब्जर्वर क्या होता है। तो ये हर तरह से आपने शॉर्ट और लॉन्ग के लिए आज से इसको याद करना है।